1918 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हैबर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने उस समय मानवता के सामने खड़ी एक सबसे बड़ी समस्या को हल किया था। उनकी डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि उनकी डिस्कवरी के कारण आज दुनिया में 4 अरब लोग जिंदा हैं। लेकिन उनकी इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद भी जब उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया तो बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। उनके कई दोस्तों ने इस इवेंट में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया। फ्रिट्ज हैबर को नोबेल प्राइज मिलने की आलोचना करते हुए दूसरे 2 नोबेल प्राइज विनर्स ने अपना नोबेल प्राइज लेने से ही मना कर दिया। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में भी फ्रिट्ज हैबर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो उनकी इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद भी बहुत लोग उन्हें नोबेल प्राइज मिलने से खुश क्यों नहीं थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सन 1856 में यूएस गवर्नमेंट एक बिल पास करती है, जिसके तहत अगर आप अमेरिका के नागरिक हो और अगर आप कोई न्यू आइलैंड डिस्कवर करते हो जिसपे बड़ी मात्रा में बर्ड्स वेस्ट है, तो आप उसे अपना आइलैंड क्लेम कर सकते हो और यूएस नेवी और आर्मी आपके न्यूली डिस्कवर्ड आइलैंड को प्रोटेक्ट करेगी। आज तक अमेरिका के 10 नागरिक इस तरह से आइलैंड को क्लेम कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन बर्ड्स वेस्ट वाले आइलैंड में ऐसा क्या है जो यूएस गवर्नमेंट को इतने पसंद है? पेरू के कोस्ट पर ऐसे कई दर्जनों आइलैंड हैं। आइलैंड के चारों तरफ का पानी मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ लाखों की तादाद में सीबर्ड्स इकट्ठा होते हैं और मेटिंग करते हैं। इस कारण इन आइलैंड्स पर बर्ड्स वेस्ट के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। बर्ड्स के इस वेस्ट को ग्वानो कहा जाता है। सन 1800 के समय में इन ग्वानो को बेचना और खरीदना एक बहुत बड़ा बिजनेस था और इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि उस समय कोई 4 पाउंड ग्वानो को देकर 1 पाउंड गोल्ड खरीद सकता था। लेकिन आखिर इन ग्वानो में ऐसा क्या था जो ये इतने महंगे थे? उस चीज का जवाब देने के लिए मैं आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बॉडी ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है और इसका चौथा कॉमन एलिमेंट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम प्लांट्स को खाकर नाइट्रोजन लेते हैं और प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बार बार एक ही जगह पर क्रॉप्स उगाने से उस जमीन में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी से प्लांट्स खराब हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए हमें सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करनी होती है और यही ग्वानो आता है। ग्वानो के अंदर 20% नाइट्रोजन होती है। दक्षिण अमेरिका गुआनो से भरा हुआ है। इन गुआनो आइलैंड्स पर कब्जा करने के लिए 1865 में स्पेन पेरू, चिली, इक्वाडोर और बोलीविया पर हमला कर देता है और इनके गुआनो के भंडार पर कब्जा कर लेता है। लेकिन दुनिया की नाइट्रोजन की भूख इतनी ज्यादा थी कि 1872 तक गुआनो खत्म होने लगा और पेरू ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। विलियम क्रूक्स, एक ब्रिटिश केमिस्ट ने 1858 में एक भयावह भविष्यवाणी की थी। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या और घटती हुई नाइट्रोजन को देखते हुए उन्होंने यह कहा कि पूरी दुनिया जल्द ही खाने की कमी से जूझने वाली है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि 30 साल से भी कम समय में पूरी दुनिया में लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब वैज्ञानिक ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। साइंस की मदद से ही भूखमरी को रोका जा सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर नाइट्रोजन की कमी नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन तो हमारे वातावरण में बहुत कॉमन है। हमारे एटमॉस्फेयर के 78% हिस्से में नाइट्रोजन है, लेकिन इसको पौधे और जानवर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना मजबूत होता है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 क्लोरीन के एटम्स को तोड़ने के लिए हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। वहीं 2 कार्बन के एटम्स को तोड़ने के लिए हमें 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होती है। 2 ऑक्सीजन के एटम्स को तोड़ने के लिए हमें 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होती है। वहीं नाइट्रोजन के 2 एटम्स को तोड़ने के लिए हमें 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होती है। नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के नेचुरली 2 तरीके होते हैं। लाइटनिंग एक बार में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि जिससे नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। ये मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने का काम कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी करते हैं।
जो जमीन में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मदद से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। लेकिन इन दोनों ही तरीकों से पर्याप्त नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। दुनिया में नाइट्रोजन की कमी का महासंकट आने वाला था। इसीलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़कर उसका दूसरे किसी एलिमेंट से बॉन्ड बनाने का तरीका ढूंढने लगे। कई दशकों तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। सन 1904 में जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हैबर ने भी इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1909 में फ्रिट्ज हैबर लैब में नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने की प्रोसेस को डिस्कवर करने में कामयाब हो गए। जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी BASF ने हैबर की इस प्रोसेस को मंजूरी दी। 4 सालों के अंदर जर्मनी में एक फैक्ट्री को लगाया गया, जिसमें हर दिन रोजाना 5 टन अमोनिया बनाया जाने लगा। हैबर की इस प्रोसेस से बने फर्टिलाइजर्स से किसान उतनी ही जमीन पर 4 गुना फसल उगाने लगे। इसके कारण अर्थ पर पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हुई। इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप आज हैबर की इन्वेंशन के कारण जिंदा हो, और हम सबकी बॉडी की लगभग 50% नाइट्रोजन हैबर की इस प्रोसेस के कारण ही है। फ्रिट्ज हैबर की इतनी बड़ी इन्वेंशन के बाद उसका प्रमोशन किया गया। उस समय के काफी बड़े साइंटिस्ट जैसे मैक्स प्लैंक, मैक्स बोर्न और एल्बर्ट आइंस्टीन फ्रिट्ज हैबर के दोस्त बने। लेकिन इन सब के बाद भी जब फ्रिट्ज हैबर को नोबेल प्राइज दिया गया तो सभी ने इसे अपोज क्यों किया? इसका जवाब वर्ल्ड वॉर 1 से जुड़ा हुआ है। हैबर एक सच्चा देशभक्त था। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो फ्रिट्ज हैबर ने सोचा कि वह अपनी केमिकल्स की नॉलेज का यूज करके जर्मनी मिलिट्री के लिए बहुत अच्छे हथियार बना सकता है, और इसके बाद उसने अपनी लैबोरेटरी का यूज जर्मनी मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाने में किया। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड भी है कि जब 2 नाइट्रोजन के एटम बॉन्ड बनाते हैं तब ये बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। यही अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोसिव की तरह भी काम करता है। हैबर ने इसी की मदद से एक्सप्लोसिव्स बनाए। उसने अपनी केमिकल्स की नॉलेज से बाकी केमिकल वेपन्स भी बनाए। हैबर को पता था कि क्लोरीन गैस जहरीली होती है, जिसकी मदद से दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। फ्रिट्ज हैबर के आइडिया से 22 अप्रैल को शाम 6 बजे जर्मन सैनिकों ने 500 क्लोरीन गैस सिलेंडर्स से 168 टन क्लोरीन गैस एलाइड सोल्जर्स के ऊपर छोड़ी, जिसके कारण कुछ ही समय में 5000 एलाइड सोल्जर्स तड़प तड़प कर मारे गए। वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 1 लाख सैनिक केमिकल वेपन्स से मारे गए। जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तब हैबर बुरी तरह से टूट गया। 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तो उन्होंने यहूदी लोगों को अपनी पोस्ट से हटाने का ऑर्डर दे दिया। फ्रिट्ज हैबर ने भी इस्तीफा दे दिया। अगले साल स्विट्जरलैंड के होटल के एक कमरे में फ्रिट्ज हैबर की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। इस कहानी को देखकर हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि फ्रिट्ज हैबर एक विलेन था या कोई हीरो। फ्रिट्ज हैबर ने अपनी केमिकल की नॉलेज की मदद से न जाने कितने लोगों की जान बचाई, वहीं दूसरी तरफ कितने ही लोगों की जान ली। साइंस एक 2-धारी तलवार की तरह है, जिसकी मदद से भलाई के काम भी किए जा सकते हैं, वहीं लोगों की जान भी ली जा सकती। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसका उपयोग सही जगह ही किया जाए।